मेरे साथ डॉक्टर ईश्वर फोगाट जुड़े हैं। यहाँ से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर दूर ढाणी फोगाट में पैदा हुआ। सरकारी नौकरी की, फिर अस्थल वोर के आई हॉस्पिटल में 10.5 साल काम किया और फिर 1985 जनवरी से अपना हॉस्पिटल मैंने शुरू किया। साधारण परिवार से थे, उस समय कैसे मन में आया कि आप डॉक्टरी लाइन में जाएंगे और इसी तरह से लोगों की सेवा करेंगे? मेरे आसपास के बच्चों ने, किसी ने रेलवे ज्वाइन करने की बात की, क्योंकि रेलवे लाइन स्कूल के आगे से जाती थी, वो रोज़ रेल को देखते थे। कईयों ने पटवारी बनने की, कईयों ने टीचर बनने की, फौज में और पुलिस में जाने की। तो एक्चुअली जब मेरी बारी आई तो मुझे तो लगा कि मैं अब सब नौकरियां तो इन्होंने कह दी, अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। जब आप डॉक्टर बन गए और एक अच्छा खासा आपने सारा सेटअप कर लिया, उसके बाद गांव के लिए आपने क्या किया, उन लोगों के लिए क्या किया जो आपके साथ बड़े हुए हैं, खेले हैं, आपके परिवार के साथ जुड़े हुए? तो मैंने जरूर हमेशा सोचा था कि जहाँ मेरी रूट्स हैं मैं उनको कम से कम नज़रअंदाज ना करूं। जी। तो मैंने, जब मेरा प्रैक्टिस में अच्छा काम जम गया, तब से ही मैंने गांव में अपना जो पुश्तैदी मकान था उसी को थोड़ा सा एक छोटी सी क्लिनिक में कन्वर्ट किया और फ्री आई कैंप में लगाने मैंने शुरू किए। और जो 1996 से लेके जब तक कोरोना काल आया तब तक मैं रेगुलरली हर महीने वहाँ फ्री आई कैंप भी लगाता रहा। 36 सालों से आप इस पेशे में हैं, एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं। आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कितना संतुष्ट हैं आप इस प्रोफेशन को लेके? नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर ईश्वर फोगाट जुड़े हैं। एक साधारण परिवार से निकले हैं और हजारों लाखों लोगों की आंखें ठीक कर चुके हैं। आज इनसे हम इनकी जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि मैं यहाँ से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर दूर ढाणी फोगाट में पैदा हुआ, वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई। और उसके बाद फिर मेरा अधिकतर जो समय है वो पढ़ाई का और प्रैक्टिस का और नौकरी का रोहतक में ही गुजरा है। जी। और पढ़ाई के लिए मतलब है, क्योंकि उस टाइम दादरी में तो सुविधा ही नहीं थी, तो इसलिए रोहतक सबसे नज़दीक और अच्छा इंतज़ाम था, तो मैंने वहाँ जाके अपनी पढ़ाई की। और फिर वहीं से पहले सरकारी नौकरी की, फिर अस्थल वोर के आई हॉस्पिटल में 10.5 साल काम किया और फिर 1985 जनवरी से अपना हॉस्पिटल मैंने शुरू किया, जिसकी अभी 3 साल से एक छोटी ब्रांच यहाँ चरखी दादरी में भी हमने शुरू की है, और जिसमें मैं और मेरे सीनियर कुलीग यहाँ अब रेगुलरली आ रहे हैं और लोगों को वही सेवाएं जो हम रोहतक में पिछले 40 साल से देते आए हैं, उसी तर्ज पे ये सेवाएं अब हम चरखी दादरी में भी शुरू कर दी है हमने। पहले सिर्फ ओपीडी देखने का और टेस्टिंग का इंतजाम हमने शुरू किया है, और अगर आगे लोग जुड़ जाते हैं तो फिर ऑपरेशन वाला काम भी शायद हम यहाँ शुरू कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो आप एक साधारण परिवार से थे, उस समय कैसे मन में आया कि आप डॉक्टरी लाइन में जाएंगे और इसी तरह से लोगों की सेवा करेंगे? ऐसा है कि अगर आप बिल्कुल सच जानना चाहते हैं तो यही था कि बिल्कुल ऐसा ख्याल अपने आप नहीं पैदा हुआ। सच्चाई ये है कि जब मैं हाई स्कूल में, जब 10th का हमारा फेयरवेल फंक्शन स्कूल में हुआ, तो हमारे जो हेडमास्टर थे वो पूछने लगे कि भाई और आगे क्या करना है, ज़िंदगी में क्या बनना है। तो मैं तो असमंजस में था कि मैं क्या जवाब दूं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। जी। मेरे आसपास के बच्चों ने, किसी ने रेलवे ज्वाइन करने की बात की, क्योंकि रेलवे लाइन स्कूल के आगे से जाती थी, वो रोज़ रेल को देखते थे। कईयों ने पटवारी बनने की, कईयों ने टीचर बनने की, फौज में और पुलिस में जाने की। तो एक्चुअली जब मेरी बारी आई तो मुझे तो लगा कि मैं अब सब नौकरियां तो इन्होंने कह दी, अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। तब मुझे अचानक ध्यान आया कि मेरे ताऊ जी का लड़का मेरे से 7-8 साल जो उम्र में बड़े थे, वो उन दिनों में पटियाला मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे।
और उनकी पर्सनैलिटी और उनके बिहेवियर से, और जो घर आते थे उनका वीआईपी ट्रीटमेंट होता था, साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, तो मैं बहुत इम्प्रेस था कि मुझे भी इन जैसा बनना है। तो तब मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो जस्ट ऑन स्पर ऑफ ए मोमेंट का फैसला था, उनका मेरे से बड़े भाई को देख के, क्योंकि मुझे उनका पसंद आता था पहनावा और उनका बात करने का तरीका, और घर में जो उनकी स्पेशल केयर होती थी हर चीज़ में। तो उस चक्कर में मैंने भी सोचा कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊं, अदरवाइज कोई लंबा चौड़ा प्लानिंग या किसी ने गाइड नहीं किया इस मामले में। आपको किसने मोटिवेट किया, किसने मदद की, आप आगे बढ़ो, डॉक्टरी लाइन में जाओ, करियर बन सकता है? ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर किसी का रोल है तो एक तो टीचर्स का ही है। हमारे स्कूल में भी, हालांकि स्कूल नया नया हाई स्कूल बना था, लेकिन उसमें भी कुछ टीचर ऐसे थे जो रूटीन का है उससे हट के पढ़ाते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे हैं, और उनका इंटरेस्ट था कि हर बच्चा क्लास में अच्छा करे। तो ये बात तो सच है कि मैं अपनी क्लास में पढ़ाई में काफ़ी सिंसियर था। हालांकि फिजिकली मैं ज़रूर कमज़ोर था, लेकिन नंबर मेरे ज़्यादा आते थे, तो मुझे मॉनिटर बनने का भी मौका, मतलब इस वजह से, नंबरों की वजह से मिला था। पढ़ाई में मुझे मज़ा आता था, मस्ती में रहता था, बल्कि मैं अच्छा फील करता है, क्योंकि फिजिकली अच्छा नहीं था तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाया। तो मैं समझता था कि चलो स्पोर्ट्स मेरे बस का नहीं है तो पढ़ाई ठीक से कर लें। तो बाकी घर का माहौल भी मतलब ठीक ही था। मतलब मेरे बड़े भाई वो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में थे, मेरे चाचा थे वो भी मतलब यहाँ सोशल समाज में उनका काम था, लंबे टाइम से गांव के सरपंच भी रहे, और यहाँ का जो मतलब चरखी दादरी जो हमारा ब्लॉक था उसके चेयरमैन प्रधान भी रहे। तो थोड़ा सा एक्सपोजर उनकी वजह से भी था, घर में भी थोड़ा माहौल था पढ़ाई लिखाई का, मेहमान भी आते थे। तो ये बात तो सही है कि अकेला ये नहीं कि मैं, किसी ने मेरी मदद नहीं की, डेफिनेटली गाइडेंस भी मिली टीचर्स की, घर के लोगों की भी। रास्ता तो उन्होंने डेफिनेटली दिखाया, कम से कम माहौल ऐसा था कि जिसमें हम पढ़ने की बात सोच सकते थे। तो क्या आपके मन में नहीं आया कि आप भी अपने पिताजी की तरह खेती बाड़ी करें, अच्छी अच्छी फसलें उगाएं, इस ओर आगे बढ़ें? ऐसा है कि हमारे फैमिली में जॉइंट फैमिली थी, उनमें काम का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने देखा छोटी उम्र से। मेरे फादर थे जो अपने जवानी में, मतलब ही वाज फिजिकली वेरी फिट, बल्कि उनका कुश्ती करने का, पहलवानी करने का उनका शौक बताते हैं। मैं तो बहुत छोटा था, मैंने नहीं उनको कुश्ती करते देखा, पर ये उनका शौक रहा है। और उन्होंने मतलब खेती बाड़ी का मेन जो काम था वो संभाला हुआ था। बाकी मेरे जो ताऊ जी थे वो आर्मी में थे, मेरे दो चचा थे वो भी आर्मी में थे, मेरे दादा थे वो रिटायर्ड सूबेदार मेजर थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो आर्मी बैकग्राउंड था हमारा। ओके। तो जो लोग आर्मी में नहीं गए वो अपना खेती करते थे। तो मैंने तो दो ही चीज़ें देखी, या तो फौज में लोगों को देखा जो छुट्टी आते थे, और हमें देखता था कि कुछ वो गांव के लोगों से अलग हैं, उनका पहनावा अलग है, वो स्मार्ट ज़्यादा है, दुनियादारी ज़्यादा जानते हैं जी। और दूसरा खेती करने वाले। मेरे फादर प्योर एंड सिंपल खेती करने वालों में से थे, लेकिन वो एक अच्छे जमींदार थे। उनके बारे में ये वेल नोन था कि भाई वो इतना बढ़िया हल चलाते हैं, सीधी बिल्कुल खूड़ निकालते हैं, और इतनी उनके लगाई हुई फसल में बरकत होती है जी। तो ये चीज़ें तो मुझे सुनने को मिली। तो आदमी काम कोई भी करे, चाहे खेती करे, पढ़ाई करे, पर वो अगर अच्छे से करता है तो मेरे हिसाब से वो किसी से कम नहीं होता जी। मतलब अपना हार्ट एंड सोल जो अपने काम में लगा देता है, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट वही है। जो बच्चे कामयाब हो जाते हैं, गांव से निकल कर बाहर पढ़ाई करते हैं, अधिकतर बच्चे वापस अपने गांव में नहीं लौटते हैं, गांव के लिए नहीं सोचते हैं। कई बार ऐसा सुनने में आता है। जब आप डॉक्टर बन गए और एक अच्छा खासा आपने सारा सेटअप कर लिया, उसके बाद गांव के लिए आपने क्या किया, उन लोगों के लिए क्या किया जो आपके साथ बड़े हुए हैं, खेले हैं, आपके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं? देखो ऐसा है कि अपनी जो जड़ें होती हैं ना, वो मैं समझता हूँ कि
वो आदमी जो अपनी जड़ों को भूल सकता है या भूल जाता है, वो मोस्ट अनफॉर्चुनेट मानता हूँ मैं तो जी। क्योंकि रूट्स से ही आपको न्यूट्रिशन मिला है, वहीं से आप निकले हो। और सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कि इंसान चाहे वो गांव का रहने वाला हो चाहे शहर का हो, उनकी काबिलियत में, रहन सहन में, व्यवहार में फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो बेसिक ट्रेड्स हैं इंसानियत की, वो मैं ये नहीं मानता कि शहर के लोगों की ठीक होती है। मैं तो समझता हूँ कि जो सिंपल आदमी है, जो दुनियादारी से इतना एक्सपोज नहीं है, वो शायद बेटर हो इंसानियत में। जो शहर में अमीर और जो लोग दिखावा और जो सब चीज़ों के शिकार हम बने जाके होते हैं। तो मैंने ज़रूर हमेशा सोचा था कि जहाँ मेरी रूट्स हैं, मैं उनको कम से कम नज़रअंदाज ना करूँ। तो मैंने जब मेरा प्रैक्टिस में अच्छा काम जम गया, तब से ही मैंने गांव में अपना जो पुश्तैदी मकान था उसी को थोड़ा सा एक छोटी सी क्लिनिक में कन्वर्ट किया और फ्री आई कैंप में लगाने मैंने शुरू किए। और जो 1996 से लेके जब तक कोरोना काल आया, तब तक मैं रेगुलरली हर महीने वहाँ फ्री आई कैंप भी लगाता रहा था। वहाँ से लोगों से मुलाकात होती, मेरे जो साथ पढ़े हुए थे उनसे हो जाती, तो पुराने दिन याद आते, बहुत अच्छा लगता। बुजुर्गों से भी मिलते, उनका आशीर्वाद भी मिलता। तो मैं समझ रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं उसको, ना सिर्फ मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया, भले एक अच्छा इंसान बनने में भी उस माहौल का कंट्रीब्यूशन रहा है। प्लस मुझे सेटिस्फेक्शन मिली कि मुझे भगवान ने जो अवसर दिया डॉक्टर बनने का, उसका फ़ायदा मेरे अपने गांव वाले लोगों को भी मिले और उनको मिला भी है। कम से कम समझाने से, टाइम पे उनकी बीमारी पता लग जाए, वो अपना इलाज करा लें, उनको ज्ञान मिल जाए। ज्ञान एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर किसी को अपनी तकलीफ़ के बारे में, अपनी पढ़ाई या ज़िंदगी के बारे में ज्ञान मिल जाए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समझ रहा हूँ कि भगवान ने मुझे गाइडेंस दी कि भी गांव में भी जाना चाहिए और गांव के लोगों की भी मदद करनी चाहिए। और उसी सिलसिले में मैंने अब रोहतक में हमारा हॉस्पिटल बड़ा अच्छा चल रहा है, मेरा बेटा और उसकी टीम ने बड़ा अच्छा संभाल लिया है। तो मुझे अब थोड़ा टाइम और मिला कि मैं, स्पेयर टाइम है, तो मैंने फिर रुक किया कि भी रोहतक में तो इतना हमने काम कर लिया, अपने गांव के पास जो मेरा शहर है नज़दीक, जहाँ से मैं आगे बढ़ाऊँ, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ करूँ। और उसी चेन में ये जो दादरी का हमने आई सेंटर शुरू किया, ये उसी का एक मैं मानता हूँ कि स्वरूप है, उसी सोच का। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे, या मैं सीधे शब्दों में कहूँ आपके करियर के दौरान सबसे बड़ी चुनौतियाँ आपके सामने क्या रही हैं, और कैसे उन चुनौतियों से लड़े आप, उन चुनौतियों से पार उतरे? ऐसा है कि मैं एक चीज़ बड़ी हट के कहना चाहता हूँ कि मैंने जो भी कुछ मिला है वो नेचर की तरफ से या भगवान की तरफ से मिला है। मैंने कोई किसी काम की भी आज तक कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं की जी। ना तो मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई प्लानिंग इन्वॉल्व नहीं थी। अचानक हेडमास्टर ने पूछा, भाई का चेहरा मुझे याद आया और मुझे जवाब मिल गया कि मैं भी यही बन लेता हूँ। फिर टीचर्स अच्छे मिल गए, उन्होंने गाइड किया, पढ़ाई कर ली। और मैं आपको सच बताऊं तो आपको हैरानी होगी कि मैं तो आँखों का डॉक्टर तो बनना ही नहीं चाहता था। जब मैं एमबीबीएस में पढ़ता था तो मेरे जो नंबर हमेशा थे वो मेडिसिन में ज़्यादा आते थे, उसका फील्ड ज़्यादा वास्ट होता था। तो मैं थोड़ा सा इमेजिनेटिव और दिमाग से सोचने में जो ज़्यादा काम करना पड़े, फिजिशियन बहुत बीमारियों का इलाज करता है, आई ओरिएंटी तो माइनर सब्जेक्ट थे एमबीबीएस में जी। तो ये मेरी प्रायोरिटी में कभी भी नहीं थे कि मुझे आई करनी है। ये बाय चांस हुआ, मैं बच्चों का डॉक्टर बनना चाहता था, लाइन में खड़ा था, लेकिन जब इंटरव्यू की मेरी बारी आई
तो अंदर जो मेरा इंटरव्यू करने वाले डॉक्टर थे उनमें से एक डॉक्टर आई का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, घर में आना जाना था। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको कहीं और नहीं जाना, मेरे डिपार्टमेंट में काम करो, आई डिपार्टमेंट में। जी। तो वो बड़े भाई की तरह थे, मेरे पास जवाब ही नहीं था। उन्होंने कह दिया, उन्होंने हुक्म दिया, हमने हुक्म मान लिया। तो इस तरह से मुझे आई डिपार्टमेंट चूज करने का मौका मिला। लेकिन जब मैंने पढ़ाई शुरू की आई की, तो एक ऐसे डॉक्टर अचानक आके रोहतक मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करके, जो पंजाब के बहुत सीनियर डॉक्टर थे, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे और बहुत ईमानदार डॉक्टर थे। तो उन्होंने आके जो मेरी रिलक्टेंस थी आई में ना जाने की थी, वो सारी कमी पूरी कर दी। इतना प्यार से पढ़ाया कि जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने की, MS MD करने की बारी आई, तो रोहतक मेडिकल कॉलेज नया था, उसमें MD MS की पढ़ाई का स्कोप नहीं बना था, ताज़ा कॉलेज बना था। तो आपको ये हैरानी होगी कि हमने बगैर किसी तैयारी के MD MS का टेस्ट दिया। PGI और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जो उस जमाने की बड़ी इंस्टीट्यूशन थी, दोनों ही जगह मेरा और मेरे दोस्त का नंबर 1 और नंबर 2 रैंक आ गया जी, बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी स्पेशल पढ़ाई के। फिर हमने देखा कि ये हुआ कैसे। हमने तो दिल्ली भी पूरी घूम के नहीं देखी थी तब। वो हमारे उस टीचर का, जो मैं बात कर रहा हूँ, पटियाला से आए सीनियर डॉक्टर प्रेमचंद्रा उनका नाम था, जो बाद में रोहतक मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर भी रहे और आई के प्रोफेसर। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन जैसा टीचर मैंने आज तक 50 साल से ऊपर हो गए मैंने आई के डॉक्टरों से मिलते, उन जैसा मुझे आज तक भी नहीं मिला। जी हाँ। तो ये उनकी कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई कि उन्होंने कैसे उनको रोहतक भेजा, कैसे किसी डॉक्टर ने मुझे मजबूर करके आई दिलवाई। अदरवाइज ये मेरी बिल्कुल प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। तो मैंने ज़िंदगी में अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की जी। आपको मैं सच बताऊं, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं है। ये भी दिमाग में आ गई, चलो दादरी दिमाग में आई। नौकरी करता था, अस्थल बोर नौकरी करता था, वहाँ मैंने कहा कि भाई इस काम को सुधारो, इक्विपमेंट दो, डॉक्टर और रखो। जब उन्होंने अनदेखी करी तो मैंने कहा अब चलते हैं फिर, अगर ये जगह यहाँ इज्जत ही नहीं है काम करने की, ईमानदारी की, सब चीज़ों की, तो जगह बदल ली हमने। ऐसा ही। अब तक आप लगभग कितने पेशेंट्स को देख चुके हैं, कितने लोगों की आंखें ठीक कर चुके हैं अपने करियर के दौरान? देखो, मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक करने वाला तो नहीं मान सकता। मैंने ईमानदारी की कोशिश ज़रूर की है, और कोई ऐसी मैं फिगर साथ नहीं लिखता रहा हूँ। लेकिन आप ये मानो कि 1970 में मैंने आँख के मरीजों को देखना शुरू किया था, और अब 2026 है। तो इतने अरसों में मेरे ख्याल लाखों लोग को मैंने देखा है, और उनमें से ऑपरेशन भी बहुत सारे किए हैं मैंने। जब मैं अस्थल वार्ड में था चैरिटेबल आई हॉस्पिटल में, तो वहाँ एवरेज के 50 और 60 मरीज का रोज़ ऑपरेशन होता था, और तकरीबन 100-150 मरीज रोज़ नए देखने को मिलते थे। जी। तो कह सकते हैं कि भाई लाखों में है ये गिनती तो। और मैं समझता हूँ कि इतना मास कांटेक्ट हुआ है, इतने लोगों से मतलब मिला हूँ, तो उसी का ये नतीजा है कि लोग मुझे प्यार करते हैं। जहाँ मैं जाता हूँ कभी मुझे हताश नहीं होना पड़ा, कभी मरीजों की कमी महसूस नहीं हुई। यहाँ दादरी में भी, हालांकि मैं एक दिन आता हूँ, उस दिन मैं थक जाता हूँ, लोगों का हाथ जोड़ता हूँ कि भाई मैं और नहीं देख पाऊँगा। जी। तो इतना प्यार लोगों से मुझे मिला है, जो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई अजूबा ही है, ये भगवान की कृपा है या जो भी है, इसका मैं सही नहीं कह सकता। पर मैंने ऐसा कुछ स्पेशल भी नहीं किया, ना लोगों को बरगलाया, ना कुछ उनको ऑफ़र दी कि भाई ये करूँगा मैं, वो करूँगा, ना प्रचार भी किया है। और ये सब ऊपर वाले की कृपा है, या बुजुर्गों का आशीर्वाद, या मैं कहूँगा कि ये ढाणी की भूमि ऐसी है जिसने
मुझे सारा कुछ दे दिया। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो लगभग 36 सालों से आप इस पेशे में हैं, एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं। आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कितना संतुष्ट हैं आप इस प्रोफेशन को लेके? मैं 100% संतुष्ट हूँ। प्रोफेशन में कोई कमी नहीं है जी। बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। अगर किसी को भगवान के पास जाने का रास्ता ढूंढना है तो कर्म करके ये प्रोफेशन सबसे बढ़िया रास्ता है। अगर कोई भगवान के जाने जैसी बात है या कोई भगवान है या जिनके पास पहुंच सकते हो, ये सबसे आसान और सबसे पक्का तरीका है। जब आप मनुष्य की, दुखी आदमी की सेवा करते हैं तो भगवान अपने आप ही स्वतः ही संज्ञान लेते हैं और वो खुश हो जाते हैं। तो ये तो सबसे आसान तरीका है। आपको मतलब कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना, दुखी आदमी की बात सुननी है, अपने दिमाग में एनालाइज करना है और जितनी आपको ट्रेनिंग है, अपनी समझ है अपने सब्जेक्ट की, उसको पूरा लगा के उसकी मदद करने के लिए आपको आगे बढ़ना है जी। तो वो आप काम कर देंगे तो भगवान भी खुश, मरीज भी खुश, उसकी भी दुआएं मिलेंगी। और मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत आप मतलब, क्योंकि अर्निंग भी चाहिए कोई ना कोई, तो आप क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जरिया तो चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई प्रैक्टिस भी करे और ईमानदारी से करे तो पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं आपके पास, आपको दुआएं भी मिल जाती हैं और भगवान के पास जाने का परमिट भी मिल जाता है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो लगभग आपकी 80 साल उम्र हो चुकी है और आप अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखते हैं, क्योंकि 80 साल तक हम मानते हैं कि लगभग बीमारियां धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर देती हैं। ऐसा है कि कोई स्पेशल बात इसमें नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरा इंटरेस्ट लेके अपने काम को एक तो एंजॉय करना चाहिए जी। बर्डन नहीं समझना चाहिए। आप अगर जैसे आज मैंने 50 मरीज देखे, अगर मैं बर्डन उसको समझने लग जाऊंगा तो मैं 2 3 4 के बाद ही बोर्डम शुरू हो जाती है जी। और अंदर से, बाहर से ना दिखाऊं लेकिन अंदर से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अनकंफर्टेबल हो जाओगे। सो सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं कि आई एंजॉय माय वर्क जी। मैं उसका पूरा रसास्वादन करता हूं। लोगों की बात सुन के मुझे अच्छा लगता है, उनको समझाया जाए और जब उनको समझ आ जाती है तो वो अप्रिशिएट भी करते हैं जी। वो जल्दी ठीक होते हैं। आपने बढ़िया दवाई लिख दी, इलाज भी, ऑपरेशन भी अच्छा कर दिया, लेकिन अगर बात नहीं की, उनको समझाया नहीं, तो वो कहते हैं कि कुछ बनी नहीं बात। जी हाँ। है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरेक्शन है उसमें आपको अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ता है। जो पेशेंट सामने बैठा है ना, आपको उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करके उसको लगना चाहिए कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो जी। ऐसे ही नहीं कि मैंने इनको लिखी पहले दवाई, वो नहीं चलता। तो काम को एंजॉय किया, इतना काम करो थक जाए, रोटी खाते ही बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाए आपको, और वो तभी संभव होगा जब आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो। अगर आप बिस्तर में लेटे हैं और आपके दिमाग में घूम रही है चीज़, आज कमाई नहीं हुई या आज फलाने को से इतने नहीं लिए, लेने इतने चाहिए थे, हिसाब किताब ये होना चाहिए था, वो चीज़ अगर दिमाग में लेके बिस्तर में जाएंगे तो ना नींद अच्छी आएगी और उधेड़ बुन चलती रहेगी और उसका नतीजा कभी हार्ट अटैक में, कभी डायबिटीज़ में, सब होगा। जी हाँ। तो ऊपर वाले की कृपा रही, नींद अच्छी आई, टाइम पे उठे। अर्ली मॉर्निंग में उठता हूँ और थोड़ा बहुत अपना शुरू से आदत है भगवान का नाम याद करने की और सैर करने की। बाकी और कुछ स्पेशल नहीं किया, कोई ऐसा योगा या ऐसा विशेष नहीं, सिर्फ वॉकिंग, टाइम पे उठो, भगवान का नाम लो और काम करो, बस सिंपल। जैसा कि इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर ईश्वर फोगाट जुड़े हैं जो ढाणी गांव से हैं। इनका कहना है कि आज तक इन्होंने लाखों मरीज देखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने काम से संतुष्ट हैं। इनका मानना है कि जो लोग अपने गांव से निकलते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, उन्हें कभी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। यानी कि जहां वो बड़े हुए, जन्म लिया, जहां दोस्तों में वो खेले और परिवार के साथ जुड़े रहे, उस जगह को कभी नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर ईश्वर फोगाट ने भी
अपनी नौकरी के बाद जब इन्होंने खुद का काम शुरू किया, इस दौरान ये गांव लौटे और फ्री ग्रामीणों को ओपीडी दी, उनका चेकअप किया, उनके साथ जुड़े रहे। स्वास्थ्य को लेकर इनका कहना है कि ये सुबह जल्दी उठते हैं, थोड़ा बहुत घूमते फिरते हैं, बाकी स्ट्रेस से बिल्कुल भी नहीं लेते हैं और अपना जो पेशा है, अपना जो काम है, उसको शांतिपूर्वक और ईमानदारी से कर रहे हैं और यही इनके स्वास्थ्य का राज है। इनका मानना है कि अगर आप भगवान पाना चाहते हैं या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो डॉक्टरी लाइन उसका एक सबसे बड़ा रास्ता है, सबसे बड़ा माध्यम है। क्योंकि अगर डॉक्टरी लाइन में आकर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपके पास पैसे भी आएंगे और लोगों की भलाई भी मिलेगी और सारी चीज़ें अनुकूल रहेंगी, व्यवस्थित रहेंगी। तो ऐसे में इनका मानना है कि अगर आप डॉक्टरी लाइन में आना चाहते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक साफ सुथरा पेशा भी है। और अधिक जानकारी के लिए चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।